डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रूट्स एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर आप रूट रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, वो अनचेंज रहेगी। हमारे पास डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1, ये रोज के एलिमेंट है a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3। दीज आर द एलिमेंट ऑफ रोज, और कॉलम के एलिमेंट क्या है a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, ये कॉलम के एलिमेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, मतलब हम रो को कॉलम से इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये जो कॉलम के एलिमेंट है वो किस में चले जाएंगे, रो में चले जाएंगे। तो कॉलम के एलिमेंट क्या है a1 a2 a3, तो रो में क्या आ जाएगा a1 a2 a3। देन अब हम इसको लिखते किस तरह हैं, इसको हम लिखते इस तरह से हैं, रो का मतलब होता है कैपिटल आर और कॉलम का मतलब होता है कैपिटल सी। तो हम इंटरचेंज करते हैं तो ये एरो ऐसे बना देते हैं। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, ये एरो ऐसे बना देना, ठीक है। दोनों तरफ से एरो को दिखा दिया, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, रो को पहले कॉलम से इंटरचेंज कर रहे हैं C1 से, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, वी इंटरचेंज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो बाय थर्ड कॉलम, R3 इंटरचेंज बाय थर्ड कॉलम। तो इसको हमने इन जनरल क्या लिख दिया, RI इज इंटरचेंज बाय CI, मतलब हर एक रो क्या है, कॉलम से इंटरचेंज हो गया। तो पहली हमारा कॉलम क्या है, पहले कॉलम में एलिमेंट है a1 a2 a3, तो हमने R1 C1 में R1, या अब इस तरह से समझो, अगर ये लिखा है R1 C1 तो पहला आपका रो क्या है, पहली रो क्या है R1 इंटरचेंज बाय C1 हम कर रहे हैं। तो पहली रो क्या है हमारी, रो में एलिमेंट क्या है, क्यों शिवम, रो में एलिमेंट क्या है, शिवम मिश्रा, पहली रो के एलिमेंट क्या है, यस मैम। पहली रो के एलिमेंट क्या है, रो A1 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 B1 C1। तो हम इसको किस में चेंज, कहाँ ले जाएंगे, कॉलम में कर देंगे। तो हमने क्या किया, पहली रो के जितने भी एलिमेंट थे A1 B1 C1 और C1, इसको कहाँ लेके आ गए, कॉलम में लेके आ गए। इसी तरह दूसरी रो, दूसरा क्या है R2 इंटरचेंज बाय C2, तो दूसरा आपका ट्रांसफॉर्मेशन है R2 इंटरचेंज बाय C2। C2, ठीक है। तो सेकेंड रो के एलिमेंट क्या है A2 B2 C2, क्यों प्रज्ञा, समझ में आ रहा है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में, A2 B2 एंड C2। और फिर लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, R3 इंटरचेंज बाय C3 ट्रांसफॉर्मेशन जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट रो क्या है A3 B3 C3, ये क्या आ जाएगा A3 B3 एंड इट विल बी इक्वल्स टू C3। तो हमारे इंटरचेंज होके क्या आ जाएगी, देखिए क्या आ गई A1 A2 A3 दिस थिंग, B1 B2 B3 एंड C1 C2 C। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, जो हमारी नई डिटर्मिनेंट आई उसने A डैश से डिनोट किया। जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो हम क्या मिला, सेम रिजल्ट मिला, जो वैल्यू हम जब सॉल्व करते डिटर्मिनेंट A को, वही वैल्यू मिली जो डिटर्मिनेंट आफ्टर इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम मिली। क्लियर है सबको। तो अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे होंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी, हेलो मैम ये लास्ट वाली लाइन बता दीजिए। ये हेलो मैम। वाली, मैम, हाँ ये वाली मैम। यस मैम। अच्छा, और कोई कुछ बोल रहा है, A डैश लिखा बोला जाता है कुछ और मैम। अभी यहाँ पे A डैश हमने सिंबल लिया है, ओके A मैम। डैश हमने सिर्फ सिंबल लिया है आफ्टर इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम। मैट्रिसेस से करो भी बेटा, A डैश हमारा सिंबल है, सिंबल जब हमने इंटरचेंज करके जो ये फाइंड आउट किया है। अब हमने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया। जब इस डिटर्मिनेंट को विथ फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड, तो A1, तो क्या आ जाएगा A1 इंटू B2 C3 माइनस B2 C2 B3 C2, दिख रहा है ये पहला ब्रैकेट। फिर
-B1 ये वाला एलिमेंट लिया, -B1 ये एलिमेंट लिया, तो ये आपका क्या आ जाएगा, A2C3 और A3C2 ये वाला ब्रैकेट। फिर लास्ट एलिमेंट C1 लिया, तो जब C1 लिया तो बचे क्या, ये वाले एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट, ये क्या आ जाएंगे, A2B3 और B2B3 ये ब्रैकेट। तो अगर हम डिटर्मिनेंट ए आप करो, ये जो डिटर्मिनेंट ए है आपके पास तो नोट्स होंगे, तो आप देखिए डिटर्मिनेंट ए जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी। व्हेन वी सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट वी गेट सेम वैल्यू विच रिटर्न द वैल्यू ऑफ ए डैश और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो क्या आ गया, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज सेम इफ वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम, हो गया। देखिए नेक्स्ट है आपका, इफ टू रोज एंड कॉलम्स डिटर्मिनेंट, ये आपकी मैट्रिसेस के फॉर्म में वो लिखी हुई है, इसको बाद में देखेंगे। इफ टू रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द डिटर्मिनेंट रिटेन्स इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू बट इट्स साइन इज चेंज्ड। ये प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर आप, दिस प्रॉपर्टी सेज कि अगर आपका कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक, उसमें आपने क्या किया, दो रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। इफ वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, अगर जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, सारे रोज को कॉलम से इंटरचेंज किया, तो यहाँ पर कोई वैल्यू में चेंज नहीं आया। लेकिन ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे, एक ही रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दे, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, लेकिन जो डिटर्मिनेंट का साइन होगा वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो आपके पास ये डिटर्मिनेंट है, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करो ये डिटर्मिनेंट है आपके पास 1 2 3 4, यहाँ तो आपका क्या है, 2 ही है, और एक और लो, 1 मिनट, वन 1 1 2 3 2 1 2 3, ये डिटर्मिनेंट है आपका, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट की फाइंड आउट करो फटाक से, इस डिटर्मिनेंट की सब लोग वैल्यू फाइंड आउट करिए और बताइए क्या है। 1 2 1 1 1 3 2 1 2 3, इस डिटर्मिनेंट की बताओ क्या आ रही है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, क्या करूं बताओ। अभी तक इतनी देर से डिटर्मिनेंट नहीं सॉल्व हुआ, क्या वैल्यू आ रही है, अरे इतना टाइम लोगे हम डिटर्मिनेंट, 2 1 वैल्यू आ रही है +2, यस मैम, 2 आ रहा है, +2। वैल्यू कितनी आई है, 2 आ करो रहा सब है। लोग, पक्का। आदित्य, शिवम सिंह, आदित्य, यस मैम।
टू आर सॉल्व करें तो इन जनरल ले रहे हैं टू वैल्यू, ठीक है, डिटर्मिनेंट। अब जरा डिटर्मिनेंट को हम क्या करते हैं, पहली रो को R1 को इंटरचेंज कर देते हैं, इंटर R1 C1, R1 इंटरचेंज बाय C1, तो हमें नया डिटर्मिनेंट क्या हो जाएंगे कंपोनेंट, जब हम सिर्फ एक रो को से इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये हो गई R1, R1 कहाँ लेके आ रहे हैं कॉलम में, तो 1 1 1, ठीक है, और क्या हो जाएगा 1 1 1 और R1 इंटरचेंज बाय C1। नेक्स्ट इस कॉलम के एलिमेंट कहाँ आ जाएंगे, बताओ भाई क्या आ जाएगा, ये कॉलम में चला गया, 2 3 2 मैम, बोलो भाई 2 3 2। तो वो तो C2 भी इंटरचेंज हो गया। इंटरचेंज करते हैं एंड R2, क्योंकि वहां पर प्रॉपर्टी में क्या लिखा है C2, R2 को C2 में 2 3 2 और ये आ गया 1 2 3 एज इट इज, लास्ट कॉलम एज इट इज। देखो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी में क्या लिखा है, इफ टू रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, अगर हम दो रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, तो हमने क्या किया, दो रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, पहली रो इसको कॉलम में लेके आ गए, दूसरी रो इसको कॉलम में लेके आ गए, और थर्ड वाला आपका कॉलम एज इट इज रहा, 1 2 3 1 2 3 हमने एज इट दिया। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ क्या आ रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, ए डैश की वैल्यू निकालिए फटाक से, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डैश, ए डैश की वैल्यू निकालो, 2 आ रहा है। जल्दी से निकालो ए डैश की, है निकालो 2 आ तो, रहा है। बिना निकाले मत बताना, निकाले मैम, गलत है, नहीं मैम निकाले। गलत है बता तो रहे हो, -2 आएगी, सिंपलीफाई 1 किया 3 3 जा 9 -4, 2 किया 9 -4 1 9 -4, अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो अभी 2 मिनट में सॉल्व कर लिया था, -2 सॉल्व किया -2 हो गया, 3 -2 3 -2 फिर +1 तो 2 -3 ये आ गई, 9 -4 विल बी इक्वल्स टू 5 -2 प्लस -1, 2 ही आ रही है, हाउ इज पॉसिबल, तो 2 ही आ रही है हाँ मैम जबकि 2 ही आ -2 रहा है आनी सब। चाहिए, 2 आ रही है। ऐसा नहीं होता है, साइन चेंज हो जाता है। क्वेश्चन ही गलत है। नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं गलत है, क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है, वो तो क्वेश्चन ऐसी है। अच्छा ठीक है, थोड़ा प्रॉपर्टी को समझने में हम लोगों से गलती हुई है, 1 मिनट बेटा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़ो, प्रॉपर्टी को ही समझने में हम लोग की गलती हुई है। ये तो हमने पहली ही प्रॉपर्टी लगा दी है, ये कह रहे हैं कि अगर पहली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज कर ली है, पहली प्रॉपर्टी ये था कि अगर हम डिटर्मिनेंट की रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं जब हमने रोज और कॉलम को इंटरचेंज किया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई असर नहीं हुआ, जो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू थी वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई।
ये पहली प्रॉपर्टी है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। इफ वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डजंट चेंज। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है इफ वी इंटरचेंज टू रोज, यहाँ एंड नहीं है, यहाँ पर क्या है? और है, दिस इज और। इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट, दिस इज और। इसको करेक्ट कर लीजिएगा एवरीवन, ये और है, एंड नहीं है। जहां भी आपके नोट्स जब आप बनाइएगा तो यहाँ पर और लिख लीजिएगा। चित्रा जी थोड़ा सा आराम से। इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, या तो हम दो रोज को इंटरचेंज कर दें या कॉलम को इंटरचेंज कर दें, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो चेंज नहीं होगी, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, ये तो पहली प्रॉपर्टी हमने की। अब आपकी दूसरी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा? दूसरी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये होगा, अगर हम क्या करें, दो रोज को या दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दे आपस में, तो ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये कहती है, देखो, इफ वी इंटरचेंज R1 बाय R2 या R3, कुछ भी कर देते हैं, R3 कर देते हैं। इफ वी इंटरचेंज टू रोज को, या तो टू रोज को या टू कॉलम्स को, तो हमने क्या किया, ये प्रॉपर्टी है। अगर हम R1 को इंटरचेंज कर दे R2 से, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा? हमने क्या किया, ये वाली जो है आपकी दिस, ये वाले को, रो को इस वाले रो से इंटरचेंज किया, तो हमारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? 1 2 3, 3 उठ के यहां आ जाएगा, R2 एज इट इज रहेगा, 2 3 एंड 2, और यहां पर क्या आ जाएगा? R1 1 1 1। अब जरा कम वैल्यू निकाल डिटर्मिनेंट की, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब वैल्यू निकालिए इस डिटर्मिनेंट की, जो नई डिटर्मिनेंट आया A डैश, इसकी वैल्यू निकालो, क्या आएगी बताओ जरा, इसकी वैल्यू निकालो भाई। वन माइनस वन, 2 माइनस 2 0, ये आ जाएगी आपकी 3 माइनस 2। कितनी आ रही है वैल्यू? बहुत टाइम लेते हो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में। -2, भाई बोलो, हमें वहां जाना पड़ता है आपकी चैट देखने के लिए। -2, तो क्या आया? वैल्यू 2 आ रही थी, यहाँ पर भी वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है, बट इट साइन इज चेंज, द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इज सेम। तो सेकेंड प्रॉपर्टी ये हो गई आपकी। अब यहीं पर अगर हम कॉलम को इंटरचेंज कर दें, अगर हम C1 को इंटरचेंज कर दें C2 से, इफ वी इंटरचेंज C1 बाय C2, इस डिटर्मिनेंट में अगर हम C1 बाय C2 को इंटरचेंज करें, तो हमारा नेक्स्ट डिटर्मिनेंट जो नया आएगा वो क्या आ जाएगा? C1 बाय C2। तो आपका डिटर्मिनेंट C1 क्या है आपका? ये C1 है, 1 2 1, और ये C2 है, ये वाला। C1 को C2 से इंटरचेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा जब हम C1 से, तो ये आ जाएगा 1 C2, ये हो जाएगा 1 2 1, और ये हो जाएगा 1 2 3। इसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि इसके साथ हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इस डिटर्मिनेंट की जब आप वैल्यू निकालोगे तो फिर यही आएगी, व्हेन यू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट यू गेट द वैल्यू -2। तो 2 तो एब्सोल्यूट वैल्यू सेम रहेगी, बस क्या हो जाएगा, इस वैल्यू से सिर्फ और सिर्फ साइन का जो होगा वो चेंजेस हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। क्लियर है ये प्रॉपर्टी सबको? क्लियर सबको? समझ में आ रही है? यस मैम। अपूर्वा, अपूर्वा समझ में आ रही है बेटा? यस मैम।
तो ये यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, दिस इज और लिखा हुआ है, इस एंड के चक्कर में ही प्रॉपर्टी गड़बड़ हो रही थी। इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द डिटर्मिनेंट रिटेन्स इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू बट इट्स साइन इज चेंज्ड। क्लियर? नेक्स्ट है, if any two rows or columns of a determinant are identical then its value is 0। अगर कोई दो रोज और कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, दे हैव सेम वैल्यू, तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जैसे आपसे कहते हैं ये एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, एक डिटर्मिनेंट है जिसमें क्या वैल्यू है, ए हैव वैल्यू दिस 1 1 1, फिर 2 3 2 एंड एक और है आपकी 1 1 1। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो रोज जो है वो क्या है, आइडेंटिकल है। इफ टू रोज of the determinant are identical then the value of the determinant is 0। या कॉलम भी आइडेंटिकल हो सकते हैं, तब भी 1 2 3 लिखा हुआ है, और ये है अगेन यू हैव, यहाँ पर लिखा है 1 2 3 और ये लिखा हुआ है 1 1, या लिख लेते 2 5 4 6। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप सॉल्व करो या ना सॉल्व करो, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, बिकॉज टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल इन दिस केस 1 2 3 1 2 3। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो आपकी ये प्रॉपर्टी यही कहती है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू गोज टू 0। क्लियर है? प्रॉपर्टी 4 क्या है, if each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k then the value of new determinant is k times the value of original determinant। ये प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर आपका कोई डिटर्मिनेंट है उसके रो या कॉलम में कोई कांस्टेंट k मल्टीप्लाई है, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, उस कांस्टेंट k की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे यहां पर दिया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट में अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दे पहली रो में, तो क्या हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 1 डॉट 2 इंटू 1, ये k हो गया 2.1 2.1, ये हो जाएगी। अगर ये k 2 मल्टीप्लाई है इस पहली रो में, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, k टाइम्स जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिटर्मिनेंट की 2 है और k क्या है यहाँ पर, k इज 2, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 विच विल बी इक्वल्स टू 4। ये आ जाएगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। समझ में आ रही है बात? k विल बी इक्वल्स टू 2.2 इज इक्वल्स टू 4। जितना k मल्टीप्लाई होगा वही वैल्यू आ जाएगी। अब मान लो k को मल्टीप्लाई आपने किया, k विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर k को अगर हम 3 ले लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, अभी देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्या करें, k को अगर हम 3 ले लेते हैं, k को अगर हम 3 ले लेते हैं और हम क्या करते हैं, पहली रो में ना मल्टीप्लाई करके 3 को हम दूसरी रो में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू 3 3 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका। 3 को हमने दूसरी रो में मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 3, इट विल बी इक्वल्स टू 6। सीधा सही है। जो एलिमेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट, वो क्या करेगा, वही एलिमेंट पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इट्स द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। समझ में आ रही है ये प्रॉपर्टी? अगर k कोई आपका कांस्टेंट है, किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई है,
तो उसकी वैल्यू, उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, k टाइम्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हो जाएगी। क्लियर? प्रॉपर्टी 5 ये है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। ये समझ में आ रही है? इफ एनी टू रोज एंड कॉलम्स, हाँ, अगर दो रोज और कॉलम, हाँ बताओ। मैम पहली वाली अपूर्वा बोलो। प्रॉपर्टी, मैम एक बार और बता दीजिए वो के कौन? वाली, पहली वाली अच्छा प्रॉपर्टी। ये वाली, वाली समझ नहीं आई है। यस मैम। ये वाली अगर ये कहती है, ये प्रॉपर्टी ये कह रही है, अगर कोई डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ है, कोई भी डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ है, मान लो ये डिटर्मिनेंट है, इन जनरल हम डिटर्मिनेंट ये वाला डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये डिटर्मिनेंट है आपके पास, दिस इज द डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अगर इस डिटर्मिनेंट में आप क्या करो, इसकी पहली रो में k मल्टीप्लाई कर दो, ठीक? तो k मल्टीप्लाई किया, मान लो किसी, अब ये इस प्रॉपर्टी का यूज इस तरह से होगा, समझना। मान लो डिटर्मिनेंट आपका ये हो, देखो इस प्रॉपर्टी का यूज इस तरह से होगा, इस प्रॉपर्टी का यूज ही बता देते हैं तुमको। ये प्रॉपर्टी ये है, मान लो आपको डिटर्मिनेंट ये दिया हुआ है, द डिटर्मिनेंट हैविंग वैल्यूज, बहुत सिंपल सा ले रहे हैं, 2 4 6 3 5 7 and 8 4 और 12, ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, ठीक? अब इस डिटर्मिनेंट की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक? पहली रो देखो, ये वाली 2 4 6 वाली, अगर इस रो को हम ये लिख दें 2 into 1, ठीक? दूसरा एलिमेंट 2 into 2, ठीक? 2 into 3, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? 6 को 3 यस मैम। 5 5 एंड 7, ये आ गया। इसको लिख सकते हैं 4 into 2 4 into 1 और 4 into 3, दो प्रॉपर्टी एक साथ बताएंगे आपको। देखिए अब यहाँ पर क्या है, 2 दोनों हर एक जगह कॉमन पहली वाली रो में, तो यानी यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, 2 है, फर्स्ट रो में 2 है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी का इस तरह से यूज करते हैं, हमने इस 2 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक? और ये सेकेंड लास्ट वाली रो में आपको दिख रहा है हर जगह 4 कॉमन है, तो हमने क्या किया, इस 4 को कॉमन ले लिया, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या बचा, 1 3, ये क्या लिखा है 2 1 2 and 3, this thing 3 5 7 and 2 1 3, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट 2 1 3, ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करो, जो वैल्यू आए उसमें ये 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। यही कहता है डिटर्मिनेंट। अगर कोई कांस्टेंट डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई है तो डिटर्मिनेंट की कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, उस कांस्टेंट नंबर से पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो एंड यू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो अगर इसको इन जनरल समझना चाहते हो तो अगर कोई कांस्टेंट k मल्टीप्लाई है, इस तरह से k मल्टीप्लाई है यहाँ पर, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस k को कॉमन ले लिया और पूरे डिटर्मिनेंट की k इंटू a हो जाएगी। अगर k तीनों रो में मल्टीप्लाई है, k इज मल्टीप्लाई ऑल द 3 रोज, k मल्टीप्लाई ऑल द 3 रोज, k इज मल्टीप्लाइज ऑल द 3 रोज। अब डिटर्मिनेंट कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, k टू द पावर 3, के 3 बार, एक बार इस रो से, एक बार इस रो से, एक बार इस रो से कॉमन हुआ, तो k की पावर 3 इंटू वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट।
बस ये है। अगर ए आपका एन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इट इज ऑफ एन ऑर्डर डिटर्मिनेंट, तो आपकी और के मल्टीप्लाई है कितने टाइम्स, एन ऑर्डर का है, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी, के टू द पावर एन। अगर n टाइम्स के मल्टीप्लाई है, n रो में मल्टीप्लाई है वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसमें k कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, n टाइम्स दिस विल बी मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी ये कहती है। समझ में आई? समझ में आई प्रॉपर्टी भाई? अपूर्वा? Yes, ma'am. यस मैम। तो नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी, ये कह रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही लिखा है, k मल्टीप्लाई बाय द डिटर्मिनेंट इफ a इज a, देखो ये लिखा है इफ k मल्टीप्लाइड बाय द डिटर्मिनेंट इफ a इज ऑफ nth ऑर्डर, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, a क्या है आपका डिटर्मिनेंट है ऑफ ऑर्डर n का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। प्रोपोर्शनल का मतलब जानते हो, इस तरह से अगर ये लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट 2 4 6 1 2 3 और 3 5 7, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बिकॉज 1 इज प्रोपोर्शनल टू 2। अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को अगर हम यहाँ से कॉमन ले ले तो देखो ये प्रॉपर्टी कैसे, पहली रो में आपको दिख रहा है 2 कॉमन है, तो वही k वाली प्रॉपर्टी से 1 2 3 1 2 3 और 3 5 7, ये प्रॉपर्टी। तो ये दोनों रोज क्या हो गई, आइडेंटिकल हो गई। जब ये दोनों रोज आइडेंटिकल तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी जब दो रोज आइडेंटिकल होती हैं तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ये प्रॉपर्टी ये कहती है अगर कोई रो दूसरी रो का मल्टीपल लिखा जा सकता है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, 1 कैन बी रिटन एज 1 कैन बी रिटन एज या 2 कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ 1, मल्टीपल ऑफ 1। इसी तरह 4 कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2। इसी तरह 6 कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गए, सारे एलिमेंट्स जो हैं इस रो प्रोपोर्शनल हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 यू गेट 6, तो मल्टीपल ऑफ 2 लिखे हुए हैं। तो सारे ये जो ऊपर वाली रो के एलिमेंट है, तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों रोज अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बोथ द 2 रोज आर आइडेंटिकल, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है अगर एक दूसरे के मल्टीपल लिखे हुए हैं इट मींस दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, या तो रो या कॉलम के एलिमेंट, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। क्लियर? इफ ईच एलिमेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट is expressed as sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as a sum of 2 or more determinant। इस प्रॉपर्टी ये कहती है अब कोई डिटर्मिनेंट में है, एक रो में सम ऑफ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो ये डिटर्मिनेंट ब्रेक किया जा सकता है दो पार्ट में बाय यूजिंग द साइन, जो भी सम है या सब्ट्रैक्शन जो भी यूज किया गया है। तो इसका एग्जांपल ये दिया हुआ है a1 प्लस अल्फा b1 प्लस गामा c1 प्लस गामा a2 b2 c1 एंड जो भी है, और a3 b3 और c3 है ये a2 b3 a3 b3 c3। आपके पास ये एलिमेंट है, पहली रो में जो है वो एडिशन के फॉर्म में लिखे हैं। तो ये क्या कहती है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 और मोर टर्म, 2 या 2 से ज्यादा टर्म के फॉर्म में एडिशन के फॉर्म में लिखे हुए हैं, सम ऑफ 2 और मोर टर्म,
तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या एक्सप्रेस किया जा सकता है? द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट, दो डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये देखिए, तो हमारा ये डिटर्मिनेंट कैसे लिखा जा सकता है? पहला a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 एंड देन साइन जो होगा वो क्या हो जाएगा? प्लस का साइन हो जाएगा। ये साइन प्लस, बीच में आ गया प्लस का साइन, फिर क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा गामा a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये है आपकी प्रॉपर्टी। अगर कोई रो या कॉलम जो है वो सम के फॉर्म में, सम ऑफ मोर देन टू या मोर देन टू एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखा है गया है, तो आपका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो सकता, ब्रेक किया जा सकता है इस तरह के फॉर्म में, जिसमें आपको डिटर्मिनेंट दो बार दो एलिमेंट सम है तो दो फॉर्म में आ जाएगा, अगर यहाँ एक और एलिमेंट सम होगा तो एक और डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ऐसा करने से हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में इजी हो जाता है। क्लियर है? सिक्स प्रॉपर्टी। यस मैम। मैम ये सिक्स सेवन प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दीजिए ना, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग अभी लग रहा अभी है। अभी सारी प्रॉपर्टी से बेटा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, डोंट टेक टेंशन। अभी सारी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, 2 दिन तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवाएंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट में बहुत क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ हम प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक प्रॉपर्टी पे सारे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है if any two rows or column of determinant, a multiple of another row or column is added, then the value of the determinant remains the same। ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है? प्रॉपर्टी 7, अगर आपकी if to any row or a column of a determinant a multiple of another row or a column is added, the value of determinant is remains same। इस प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखिए, ये प्रॉपर्टी इस तरह से, मान लो हमारा डिटर्मिनेंट ये है, जहां इन जनरल डिटर्मिनेंट होता है वहां पे जाते, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c, कि अगर आपकी कोई रो है किसी और रो की, मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ अनदर रो, और हाँ किसी रो में कोई मल्टीपल है और फिर वो रो उस किसी रो में ऐड की गई है। ये प्रॉपर्टी ये है, इफ टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट अ मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम इज एडेड, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। तो ये प्रॉपर्टी कहती है अगर ए कोई डिटर्मिनेंट है ये, ठीक, इसमें आपकी पहली रो के एलिमेंट है a1 b1 c1, और हम क्या करें, प्रॉपर्टी ये करते हैं R1, इस तरह से ये प्रॉपर्टी है R1 प्लस k टाइम्स एक मल्टीपल ले लिया और R2, यही तो कहते हैं अगर दो रोज, इफ एनी टू रो ऑफ अ डिटरमिनेंट मल्टीपल ऑफ अनदर रो is added, the value of the determinant is same। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एलिमेंट क्या आ जाएंगे a1 प्लस के टाइम्स a3, क्योंकि हम R2 से कर रहे हैं, R2 ले लेते हैं R2, फिर ये आ जाएगा b1 प्लस के टाइम्स b2, ठीक, फिर नेक्स्ट एलिमेंट c1 प्लस k टाइम्स c2, ये वैल्यू, और इसको क्लोज किया, b2 एंड c2 एलिमेंट a3 b3 एंड c। तो जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस डिटरमिनेंट, वैल्यू क्या आ जाएगी, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, डिटरमिनेंट की सेम वैल्यू आएगी। वॉइस ब्रेक हो रही में आ रही है बात? अभी क्लियर हुई वॉइस?
यस मैम। यस मैम। ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? इस प्रॉपर्टी को और इस प्रॉपर्टी को तो हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अगर कह रहे हैं ये प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर कोई रो, आप कोई दो रोज को ले लीजिए, दूसरी वाली रो में आप किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर पहली रो में ऐड कर दीजिए, तो जो वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की होगी वो क्या होगी? वो सेम रहेगी, वैल्यू पर कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसको इस तरह से समझो, ये लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट प्लस R1, ये प्रॉपर्टी यूज की, ये आ गई, ये आ गया डिटर्मिनेंट। अगर इस डिटर्मिनेंट को, इससे ऊपर वाली जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, वो कहता है अगर सम लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट को तो दो पार्ट में डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर सकते हैं। तो दो पार्ट में हम डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर देते हैं, प्लस बीच में प्लस का साइन, और ये दो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। पहला वैल्यू आएगी A1 B1 C1, दूसरी वैल्यू आएगी A2 2 एंड C2, फिर आएगी A3 B3 एंड C3, और ये वैल्यू आ जाएगी K A3 A2 K B2 एंड C2, फिर ये आएगी A2 अगेन A2 B2 C2, ये आएगी B3 एंड इट विल बी इक्वल्स टू C3। याद है क्या डिटर्मिनेंट? अब देखो, जो दूसरा वाला डिटर्मिनेंट, ये वाला डिटर्मिनेंट जो लिखा हुआ है, इसमें क्या है? पहली रो और दूसरी रो, पहली और दूसरी रो सिर्फ k का मल्टीपल है। यानी हमारी जो प्रॉपर्टी कहती है अगर प्रोपोर्शनल होता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई? 0 आ गई। तो ये कौन सा डिटर्मिनेंट बचा? पहला ही वाला तो डिटर्मिनेंट हमारा लिखा हुआ है, पहला ही वाला तो डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, देख रहा है? तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? डिटर्मिनेंट जो हमारा ऑलरेडी था उसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल आ गई। यही प्रॉपर्टी भी कह रही थी आपसे, प्रॉपर्टी यही तो कह रही थी, अगर मल्टीपल है और ऐड कर दिया तो वैल्यू क्या होगी? डिटर्मिनेंट की सेम रहेगी। If to any row of determinant multiple of another row is added, the value of determinant remains the same. लास्ट प्रॉपर्टी ये है, the sum of the product of the elements of any row or a column of a determinant with cofactor of the corresponding element of any row or a column is 0. ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है, समझना है तो समझ लो। कह रहे हैं the sum of the product of the element of any row of a determinant with cofactor, इसके cofactor से अगर हम करें डिटर्मिनेंट विथ कोफैक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो, तो क्या आएगी? वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसको इस तरह से समझो, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको इस तरह से समझाते हैं। आपको ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इन जनरल दिस इज द डिटर्मिनेंट A11 A12 A13, बहुत रेयर केस में इस प्रॉपर्टी का यूज होता है। A21 A22 A23 और 31 32 33, ठीक है। A31 32, अगर हम A11 लिखें, ये प्रॉपर्टी ये कहती है अगर हम A11 लिखें और को फैक्टर ले लें किसका? C12 का, A11 को फैक्टर दूसरे का 21
C21 दूसरी रो का प्लस A12 को फैक्टर सेकेंड रो का C22, ठीक है, प्लस A13 और को फैक्टर ले लें C23। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस तरह से वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। ये प्रॉपर्टी ये कह रही है कि हम क्या करें, रो अलग लें और को फैक्टर्स जो लें वो किसी और रो का ले लें और सबको ऐड कर दें, तो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, एलिमेंट्स किसी और रो के with cofactor of the corresponding element of any other row, cofactor उसके corresponding elements के दूसरी रो के, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, वो 0 आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी ये कहती है। समझ में आ रही है ये प्रॉपर्टी? कह रहे हैं एक रो के एलिमेंट्स ले, करस्पॉन्डिंग दूसरी रो के हम किसी दूसरी या तीसरी रो फैक्टर लें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे एलिमेंट्स और को फैक्टर को, और सबको ऐड कर दे, और रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, दिस गोज टू 0। द रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू 0। क्या है सबको ये लास्ट प्रॉपर्टी? किसी को कुछ पूछना प्रॉपर्टीज में? ना मंडे से हम लोग इस सॉल्व कर रहे होंगे सारी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। ओके मैम। अटेंडेंस दोगे? यस मैम।